हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका समास चल ही रहा था प्रोजान थे, इसमें समास के मैं पहले पार्ट के वीडियो में बता रही थी कि समास होता क्या है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे कि जो समास होता है प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। जो प्रधानता के आधार पर होते हैं समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन बात करें कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल कितने भेद होते हैं? 6। जिसमें आपका पहला आपका जो समास था, आपका कौन सा समास था? अवैध समास। और दूसरा कौन सा था? द्वंद्व समास। और तीसरा आपका है बहुव्रीहि समास। तो चौथा है आपका तत्पुरुष समास। ये आपके प्रधानता के आधार पे 4 समास हैं। इसमें अव्यय समास में आपका क्या था कि पहला पद क्या होता था? प्रधान या अव्यय होता था। और आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे। और आपका बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद अप्रधान नहीं होता है। ऐसे तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसके मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है। इस प्रधानता के आधार को, लेकिन जो समास के भेद बताए थे कि तत्पुरुष के आपके 2 प्रकार होते हैं। क्या होता है? द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। लेकिन बात करें समास के तो कुल कितने भेद हुए? 6। तो हम आज देखिए अव्यय समास और जो था आपका द्वंद्व समास, इसके बारे में पहले पार्ट के वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आप आपको देखते हैं कि आपका बहुव्रीहि समास। पहले तो ये जान लीजिएगा बहुव्रीहि कभी कभी आपको देता है शुद्ध अशुद्ध में लिखना। जब आप शुद्ध वर्तनी में जाते हैं तो पूछता है कि बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है। तो जानते रहिएगा बहुव्रीहि आपका ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो जानते रहिएगा जो बहुव्रीहि समास है इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या परिभाषा है। तो जानते रहिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जो आपका बहुव्रीहि समास होता है जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो जानते रहिएगा इसकी अगर कभी कभी परिभाषा पूछ देता है कि जो बहुव्रीहि समास है क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास। ठीक है। कभी कभी जब आप लोग पढ़े थे वर्णमाला में, आप पढ़ाए थे कि जो शब्द होते हैं आपका रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं लगभग करके आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो आपके जो योग रूढ़ शब्द होते हैं आपके किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। लंबोदर। देखिए लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा है उदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो गए? गणेश। ये मतलब इसमें आपका संकेत क्या कर रहा है? गणेश को संकेत कर रहा है ना। इसमें ये है कि इसमें जो शब्द है इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये तीसरे की ओर संकेत के लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसे देखिए चक्रपाणि। चक्र है जिसके हाथ में, पाणी मतलब क्या होता है? हाथ में। चक्र जिसके हाथ में अर्थात विष्णु। ऐसे महावीर, महान है जो वीर, जो महान है वो क्या कहते हैं? वो कौन से है? हनुमान। हनुमान को हम क्या कहते हैं? महावीर ना। तो महान है जो वीर वो क्या है? बहुव्रीहि समास। ऐसे पंकज। देखिए पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो जो पंकज होता है ये भी आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देखिए आपका लगभग करके इसका विग्रह तो नहीं पूछता कि कैसे समास विग्रह होगा, बस जानते रहिए समास विग्रह ऐसे होता है। लेकिन अक्सर देखिए शब्द ये पूछ देता है कि चक्रपाणी में या फिर पंकज में, महावीर में कौन सा समास है। तो जानते रहिए चक्रपाणी, महावीर, पंकज, घनश्याम। घन मतलब क्या होता है? बादल ना। घनश्याम मतलब श्याम मतलब काला। घन के समान जो काले हैं अर्थात श्री कृष्ण। जो घन मतलब बादल होता है, जैसे बादल नहीं होता बादल, वही बादल के समान काले अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे मृग इंद्र मतलब मृगों के राजा। ऐसे आपका गिरिधर। गिरि को धारण, गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। धर मतलब धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। ऐसे पीतांबर। पीत है अंबर मतलब पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। तो आपका पीतांबर किसको हो गया? इसमें भी आपका कौन सा? बहुव्रीहि समास। ऐसे मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने
वाले, अर्थात इसमें कौन से आ गए? शिव। जो आपके शिव है उनको क्या कहते हैं? मृत्युंजय, मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे देखिए दशानन, 10 मुख वाले अर्थात रावण। अब फिर देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, या फिर ब्रह्मा को कहते हैं 4 भुजाओं वाले। ऐसे देखिए त्रिलोचन, 3 आंखों वाले, ये अर्थात शिव। जो आपके शिव है वो 3 आंखों वाले हैं ना। देखिए आपका जो इसमें है आपका कौन सा है? बहुव्रीहि समास। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देखें, आप बोलेंगे कि इसके पहले ये तो क्या होता है? दशानन, दशानन मतलब जो संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। यहाँ पे भी देखेंगे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, इसको भी हम द्विगु समास कह सकते हैं। त्रिलोचन, 3 आंखों वाले, मतलब संख्या जहाँ पे आ गया आप तो ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा समास आएगा? द्विगु समास, यही बोलेंगे ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका ये द्विगु समास भी है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन बहुव्रीहि समास नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? आपका द्विगु समास, ठीक है। तो आपको मान लीजिए दशानन दे दिया, दशानन में बहुव्रीहि समास है तो आपका ठीक है। मान लीजिए बहुव्रीहि समास नहीं है तो आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ये सब जानते रहेगा आपका। ऐसे देखिए महान है जो वीर, देखिए आपका है जो आपका इसमें आता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो महावीर आपका कभी कर्मधारय में आता है, बहुव्रीहि में आता है, तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। तो जानते रहेगा बहुव्रीहि समास लगभग करके सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि चतुर्भुज आ जाए तो हम क्या करें? बहुव्रीहि करें या द्विगु समास करें? है तो दोनों, क्योंकि आपको पता है कि बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जो मतलब कि जो दूसरा पद क्या होता है, या फिर पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष। बहुव्रीहि समास की एक परिभाषा यही है कि जो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष। तो देखिए आपका जैसे चतुर्भुज बात करें तो चतुर्भुज 4 भुजाएं, मतलब 4 आपका क्या होगा? विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है? भुजा की। तो भुजा क्या हो गया आपका? विशेष। तो यहाँ पे आपका तो ये भी परिभाषा क्लियर कर रहा है कि ये बहुव्रीहि समास है। फिर दूसरा ये भी कर रहा है कि चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, द्विगु समास। आपको बताया कि द्विगु समास का जो होता है पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। ये भी दूसरे भी मतलब द्विगु समास की परिभाषा आपको क्लियर कर रहा है। ये द्विगु समास का भी आपका एग्जाम्पल बता रहा है और बहुव्रीहि समास का। तो जानते हैं ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास दिया हुआ है कि द्विगु समास। लेकिन ये सब आपके बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों को मान्य रखते हैं, तो दोनों की परिभाषाएं पे अपना अधिकार है। तो ये सब दोनों समास में आते हैं। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया बहुव्रीहि समास? परिभाषा पूछ लें तो दोनों पद अप्रधान है, तीसरे की ओर संकेत करता है, और मान लीजिए ऐसे कर लें तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फिर देखिए आपका अगला है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समास में उत्तर पद मतलब समझते ही होंगे कि उत्तर पद किसे कहते हैं, हम बताए थे कि जैसे कि आपका मान लीजिए पीताम्बर, आपका जैसे कि आपका जो पीछे वाला पद होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद, और पहले वाले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। जो पहले वाले पद होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इसमें होना है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो और उन दोनों पदों के बीच क्या हो? कारक चिन्ह लुप्त होता है। अब कहेंगे कारक क्या होता है? कारक जानते होंगे तभी ना। आपको बताए थे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, एक आपका संबोधन होता है। लेकिन जब आपके तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में आपका जो कर्ता कारक होता है उसके मायने नहीं रखता। अक्सर आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? कर्म कारक से, और जैसे कर्म कारक को जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को, है ना, कर्ता ने कर्म को। जो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है वो क्या होता है? आपका को। तो कर्म कारक मान लीजिए आपका यहाँ पे कारक भी क्लियर हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, या कारक चिन्ह क्या होता है, या फिर कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है। तो आपको पता है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। देखिए बात करते हैं कि इसको जैसे कि बहुत डीपली में जाते हैं तो वहां पे पूछता है, जैसे कर्म कारक देखिए न देता है द्वितीय तत्पुरुष। जो द्वितीय तत्पुरुष है कर्म कारक को हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। तो फिर देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, गगन चुंबी, गगन को छूने वाली,
गगन को चूमने वाला को क्या कहते हैं? गगन चुम्बी। अब देखिए यहाँ पे आपका को कारक छिपा हुआ है कि नहीं? गगन चुम्बी में अगर हम इसका समास विग्रह करें, इसमें को कारक छिपा है ना, तो गगन चुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ऐसे अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, सॉरी, कौन सा समास होगा आपका? तत्पुरुष समास। और कारक की बात करें तो आपका द्वितीय आपका कर्म कारक होता है, या फिर द्वितीय तत्पुरुष, या फिर कर्म तत्पुरुष। अब फिर देखिए यहाँ पे चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पे भी आपका को आ रहा है, चिड़िया को मारने वाला। यहाँ पे भी कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। अच्छा देखिए रथ चालक का क्या होगा? रथ को चला गया। इसमें मतलब को आपका क्या हुआ? छिपा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? ऐसे तत्पुरुष समास होगा। अगर बात करें विभक्ति की बात करें तो द्वितीय विभक्ति या फिर कर्म तत्पुरुष। फिर आपका दूसरा आता है करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष को आपको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। आपको पता है कि जो करण का प्रयोग होता है, इसका विभक्ति क्या होता है? कारक की से होता है ना। आपको पता है जो करण का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो क्या होता है? से होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे करुणापुर। तो यहाँ इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? करुणा से पुर आएगा ना आपका, करुणा से पुर। मन चाहा, मन से चाहा। तो इसमें देखिए आपका जो से है, आपका जो से है आपका क्या हुआ? छिपा हुआ इसमें। तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। अगर विभक्ति की बात करें तो द्वितीय तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष। ऐसे रेखांकित, रेखा से अंकित। फिर देखिए आपका है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान को क्या कहते हैं? चतुर्थी तत्पुरुष। और जानते हैं कि जो संप्रदान कारक होता है, इसका जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है? के। जो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। अब आपको इसी में आपका के लिए छुपा रहेगा। जैसे हम कहते हैं प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, या फिर प्रयोग के लिए आपका घर, उसी को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ऐसे कर दे गौशाला, गौ के लिए शाला। यहाँ पे देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पे भी आपका के लिए छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, हाथ के लिए कड़ी। इतना आपको समझ में आ गया कि जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें आपका के लिए चिन्ह छुपा होता है। फिर देखिए आपादान तत्पुरुष। आपादान का जानते हैं चिन्ह क्या होता है? से। यहाँ पे से क्या होता है? अलग होने के लिए होता है। यहाँ पे जो आपादान तत्पुरुष है, जैसे क्या है? धन से हीन, मतलब वो क्या है? धन से अलग है, धन से हीन है। मतलब जिसके पास धन नहीं होगा उसी को कहेंगे ना धनहीन। तो क्या वो धन से क्या है? अलग है। या फिर गुण मुक्त, गुण से मुक्त, मतलब उसके पास गुण है ही नहीं, वो गुण से क्या है? अलग है। यहाँ पे भी कौन सा पुरुष हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। या फिर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऐसे जलहीन, जल से ही, मतलब वो जल से क्या है? अलग है। लेकिन यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष है, जिसको हम षष्ठी तत्पुरुष की कहते हैं। या फिर इसका जानते हैं कारक चिन्ह क्या होता है? का, की। जो संबंध आपको बताता है वहां पे आपका क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। जैसे कहते गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल आपका देखिए कहाँ है? का इसमें छुपा हुआ है ना। यहाँ पे भी कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अगर पूछ दे गंगा जल में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास। ऐसे राजभवन, राजा का भवन, देश सेवा, देश की सेवा। यहाँ पे देखिए आपका का की आपका क्या हुआ? छुपा हुआ है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगर विभक्ति की बात करें कौन सा है तो षष्ठी तत्पुरुष। और फिर देखिए आपका जो है संबंध तत्पुरुष है। अक्सर देखिए सिंपल सा पूछ देता है कि जैसे कि गौशाला में कौन सा समास है। बहुत मतलब डीपली में जाता है। जैसे कि आपका नॉर्मल एग्जाम में तो सीधे पूछ देता है गौशाला में कौन सा समास है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ तत्पुरुष समास देता है। लेकिन बहुत डीपली में जाता है तो उसमें पूछता है कर्म है कि करण है, क्या है, तब वहां पूछता है। लेकिन आप लोग हर चीज जानते रहेंगे वहां पे, क्योंकि आप लोग कारक पढ़े हैं और उसका समास विग्रह भी कर लेंगे।
तो जानते रहेंगे आप, इसमें आपका कारक चिन्ह छुपा होता है। जैसे हम बात करें मन चाहा, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मन से चाहा। तो से आपको पता है किस कारक का चिन्ह है, करण कारक का। लेकिन यहाँ पे करण के आपादान में कंफ्यूज होंगे। आपको पता है कि आपादान क्या होता है, अलगाव के लिए होता है। तो आप यहाँ पे जो मन से चाह, तो मन से चाह रहा है, उसमें कहाँ अलगाव हो रहा है, वो तो जुड़ रहा है ना, उसका मन उससे अलग से जुड़ रहा है, उससे अलग नहीं हो रहा है। लेकिन बात करें यहाँ गुण मुक्त, गुण से मुक्त, वो क्या हो रहा है, गुणों से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका होगा अपादान, यहाँ पे होगा आपका करण तत्पुरुष। तो देखिए आपका जो तत्पुरुष समास है और बहुव्रीहि समास, यहाँ पे आपका होता है, फिर आपका एक बचता है अधिकरण तत्पुरुष। देखिए आपका जो आपका अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इसको हम क्या कहते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। आपको पता है कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर। जो अधिकरण का चिन्ह होता है में होता है और क्या होता है, पर। तो आपका इस तत्पुरुष में क्या होता है कि आपके शब्द में क्या होता है, में या पर क्या होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे कहते हैं पुरुषोत्तम, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम। आपका में छुपा हुआ है, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास या फिर अधिकरण तत्पुरुष या शोक मग्न। तो क्या कहेंगे, शोक में मग्न। यहाँ पे भी आपका में आया, तो में आपका कौन सा, आप जानते हैं अधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुष समास। ऐसे यहाँ पे गृह प्रवेश, तो इसका क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश। तो जानते हैं जो अधिकरण है, पूरा जो तत्पुरुष है, आपके तत्पुरुष समास आपका कारक चिन्ह होता है। कारक में आपका देखिए जो पहला होता है कर्ता कारक और अंतिम का संबोधन कारक को छोड़कर सारे कारक आते हैं, और सारी विभक्तियां किसी भी व्यक्ति से आपका स्टार्ट होता है कर्म कारक, बाकी आपका अधिकरण से समाप्त होता है सप्तमी तत्पुरुष से। तो आपको जानते हैं जो तत्पुरुष समास है, इसका सिंपल सा परिभाषा पूछता है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो जानते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों के बीच क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह प्रकट हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे हम बात करें जैसे गौशाला, उसमें कारक चिन्ह कोई दिख रहा है नहीं, लेकिन अगर उसका विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला, उसमें आपका के लिए आ गया ना, तो वहां पे कारक चिन्ह का लोप होता है, आपका जो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसका विग्रह करने पे आपको पता चल जाता है। तो देखिए आपका इसी समास में क्या होता है, न्याय समास। न्याय समास मालूम रहेगा, पूछता तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, आपके ऑप्शन में रहता है। देखिए जो न्याय होता है, इसमें क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक या निषेधात्मक शब्द आए, वहां पे क्या होता है, न्याय समास। देखिए नकारात्मक या निषेधात्मक मतलब आप किसी चीज का विरोध करें, या वो चीज आपके अपोजिट में जा रहा है या फिर उसके निगेटिव में जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नकारात्मक शब्द। जैसे हम कहें कि हम किसी का आदर करते हैं, तो आदर करने वाले को आदर नहीं कहते, या फिर आदर उसका विलोम करेंगे तो आदर का क्या हो जाएगा, अनादर, मतलब उसका विरोध हुआ ना, नकारात्मक आ गया। तो जिसमें जिस शब्द के पहले आ जाए, अन आ जाए या फिर ना आ जाए, वो शब्द क्या होते हैं, नए समास में आते हैं। जैसे यहाँ देखिए अनावश्यक, तो अनावश्यक आपका अन शब्द आ गया, तो यहाँ पे देखिए आपका विरोध कर रहा है कि नहीं, नकारात्मक में जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका कौन सा समास, नए समास। अच्छा देखिए अनिष्ट, यहाँ पे भी अन आ रहा है, यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा, नए समास। अच्छा देखिए नापसंद, किसी के पहले देखिए ना आ जाए या फिर अन आ जाए फिर आ जाए, वहां पे भी आपका क्या होता है, नए समास। देखिए नापसंद, न पसंद करने वाले ना, तो यहाँ पे ना आ गया तो आपका कौन सा समास हो गया, नए समास। अच्छा देखिए गैर वाजिब, बिना वाजिब के, तो आपका देखिए जो गैर होता है या फिर जो बिना नियम के होता है, वहां पे भी क्या होता है, नए समास। ऐसे देखिए नालायक, ना आ गया आपका, लायक नहीं है, नालायक है, ठीक है, तो ना लायक के पहले आपका ना आ गया, तो वहां पे भी क्या हो गया आपका कौन सा समास, नए समास। देखिए नए समास, देखिए कभी कभी ऑप्शन में, जैसे कि अगर बात करें तो अनिष्ट, तो आप लोग कहेंगे कि अव्ययभाव समास है ना, क्योंकि आपके उपसर्ग क्या है, अ लगा हुआ, जो अव्यय क्या है, अ लगा हुआ। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन अव्ययभाव समास ना दे, तो अगर आप मान लीजिए ऑप्शन नए समास दिया है, उसमें जैसे अव्ययभाव ऑप्शन दिया है, लेकिन उसके साथ अगर आपको नए समास दिया है, तो आपको वहां पे कौन सा समास होगा, नए समास होगा। क्योंकि नए समास क्या होता है, हमेशा निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द होते हैं। किसी चीज का विरोध करना
या फिर निषेध करना, वहीं पे कौन सा समास होता है? नेह समास होता है। तो आपका देखिए जो आज आप लोग पढ़े हैं बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। देखिए जो आपके प्रधानता के आधार पे 4 समास हो गए, फिर आपके तत्पुरुष समास के 2 पार्ट बचे जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपका कौन सा? कर्मधारय और द्विगु समास। वो आपके कल पार्ट के वीडियो में हम बता देंगे। बाकी ये जो आज बताया है उसको देखिए विशेष ध्यान रखिएगा। समास तो ऐसा है सिंपल सा, लेकिन कभी कभी जब आप लोग के ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जैसे यहाँ बताया ना बहुव्रीहि और द्विगु समास में कंफ्यूजन होता है, या फिर बहुव्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन होता है। तो ये सब आपका विशेष ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और बाकी जो आपकी परिभाषा होता है वो सब पे मायने रखता है। तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट्स बना दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा।